थाने बनाने का भी मेरा प्रस्ताव है। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनकी प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस का गठन किया जाएगा। एटीएस का एक थाना गुरुग्राम में, दूसरा थाना पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मैं 35.5 करोड़ रुपए के खर्च का मेरा प्रस्ताव है। एटीएस में महिला कमांडो को भी शामिल करने का प्रावधान किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगले 3 सालों में सड़क पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को बॉडी वार्न कैमरा से लैस किया जाएगा। मैं अगले वर्ष 5000 नए ऐसे कैमरा खरीदने का प्रस्ताव करता हूं कि इन बॉडी वार्न कैमरों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सभी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। जो पुलिसकर्मी आपराधिक तत्वों का बहादुरी से सामना करते हैं, उनका समय से पहले पदोन्नति दी जाएगी। जो पुलिसकर्मी अपने फर्ज के प्रति गद्दारी करता पाया गया जाएगा तो उन्हें उदाहरणात्मक सजा भी दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देकर वापस आने वाले बहादुर अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए 20% आरक्षण देने का मैं प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा 1300 अग्निवीरों की हरियाणा पुलिस में विशेष भर्ती भी अगले वर्ष में की जाएगी। भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए गांव संघेल नू में 107 एकड़ भूमि पर आधुनिक भवन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हरियाणा पुलिस कल्याण कोष में 16 करोड़ रुपए का समतुल्य अनुदान दिया जाएगा। नागरिकों को बेहतर आपातकालीन सेवाएं देने के लिए और प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए 150 नई इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल खरीदी जाएंगी। अंग्रेजों द्वारा 1934 में बनाए गए पंजाब पुलिस नियम को निरस्त करके हरियाणा पुलिस नियम अधिसूचित किए जाएंगे, जो पुलिस को आधुनिक और नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनाने की नींव रखेंगे। अन्य उपाध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद, चरखी दादरी, पंचकुला में जिला जेल तथा रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का मेरा प्रस्ताव है। सभी जेलों में ऐसे आधुनिक तकनीकी उपकरण लगाए जाएंगे जिनसे जेलों में बैठे अपराधी अपने बाहर के साथियों से संपर्क नहीं कर पाएंगे। जेलों में हर प्रकार की गतिविधि पर नजर रखने हेतु ड्यूटी पर तैनात जेल वार्डनों के लिए बॉडी वार्न कैमरे खरीदे जाएंगे। 8 जेलों भिवानी, नारनौल, जींद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फतेहाबाद, चरखी दादरी व झज्जर में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 7,904.99 करोड़ को 7.21% से बढ़ाकर 26-27 में 8,475.01 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए 16,555 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 25 फरवरी 2026 तक 13,491 करोड़ रुपए खजाने में प्राप्त हो चुके हैं, जो कि लक्ष्य का 81.5% है। अब मैं विभाग के 2026-27 के मुख्य प्रस्तावों पर आता हूं। स्वामित्व योजना के तहत सभी गांवों के पूरे और स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड तैयार करके ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जाएंगे। विकास कार्यों के लिए भूमि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन से एक समर्पित भूमि बैंक, लैंड बैंक बनाया जाएगा। तेजी से बदलती तकनीकी में रेवेन्यू अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय राजस्व प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। राजस्व न्यायालयों में मामलों के निपटान एवं उनकी निगरानी की प्रक्रिया को सुविधा व्यवस्थित करने के लिए एक IT सक्षम, कागज सहित रहित राजस्व न्यायालय केस प्रबंधन प्रणाली
लागू की जाएगी। इंतकाल मंजूर करने की प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचालित बनाया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 100 करोड़ रुपए की लागत से एक राज्य स्तरीय अत्याधुनिक डाटा सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। एक नई स्वचालित स्टाम्प शेयर ट्रांसफर प्रणाली से शहरी निकायों और पंचायतों को उनका 2% स्टाम्प शुल्क सीधे खातों में दिया जाएगा। सभी शहरी क्षेत्रों के कैडस्ट्रल नक्शों को अपडेट किया जाएगा। राज्य की आपदा तैयारी को नई मजबूती देने के लिए मैं हरियाणा राज्य आपदा मोचन बल के गठन का प्रस्ताव करता हूं। उसमें कुल 1149 कर्मी शामिल होंगे। इनमें अग्निवीरों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अग्नि सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग द्वारा फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र जारी करने एवं उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। जिला गुरुग्राम में 2 तथा फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, पलवल तथा नूंह में एक नया फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2027-28 के अंत तक फरीदाबाद और पलवल को बाढ़ मुक्त करने के लिए एक तकनीक आधारित योजना लागू की जाएगी। संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता और कानून सुरक्षा बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट टू सेल का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा ताकि धोखाधड़ी और अनावश्यक मुकदमेबाजी कम हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026-27 में मैं विभाग के लिए 19,500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्रस्तावित करता हूं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.8% अधिक है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 2,180.88 करोड़ को मैं 84.53% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 4,024.28 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। वर्तमान में 9,408 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में 4,000 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का मेरा प्रस्ताव है। इन दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह एवं सीएम पैक्स को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इच्छुक दुकानदारों को 5-5 किलोग्राम के पैकेट में जैविक खाद बेचने की छूट दी जाएगी। पूर्व के वर्षों में जो राइस मिलर समय पर भारतीय खाद्य निगम को सीएमआर की पूर्ण डिलीवरी देने में असफल रहे, उनके लिए एक वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2026-27 में इस विभाग के लिए 2,558.61 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। समाज कल्याण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म तिथि पर उनके नाम से लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं को प्रति माह 2100 की सहायता दी जा रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है। अब तक 9,22,452 लाभार्थी बहनों के खाते में 4 किस्तों में 634 करोड़ की राशि माननीय उपाध्यक्ष महोदय डाली जा चुकी है। इस योजना से 13,602 परिवार 25,000 से कम वार्षिक आय वर्ग से ऊपर उठ गए हैं। 1,53,284 परिवार 25,000 से 50,000 की श्रेणी से निकल कर आगे बढ़े हैं तथा 3,23,236 परिवार 50,000 से 75,000 की श्रेणी से निकलकर 75,000 से 1 लाख वार्षिक आय की श्रेणी में आ गए हैं। इसी प्रकार 4,94,998 परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने इनमें से किसी भी परिवार को पहले से मिल रही किसी भी सुविधा जैसे हैप्पी कार्ड, मुफ्त राशन
इत्यादि से उनको वंचित नहीं किया है, उसको अजित जारी रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस योजना में एक परिवार की कितनी पात्र महिलाओं को लाभ मिल सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज प्रदेश के 54,785 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 महिलाएं, 6,330 परिवारों में 3 महिलाएं और 521 परिवारों में 4 महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी 2026 से हमने 1 लाख से 1,80,000 की वार्षिक आय वाली उन महिलाओं को भी 2100 रुपये मासिक लाभ देने शुरू किया है जिनके बच्चों ने कुपोषण से सामान्य स्तर पर पहुंचकर प्रगति दिखाई हो, या जिनके बच्चों ने कक्षा 10वीं या 12वीं में बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, या फिर जिनके बच्चों ने निपुण भारत मिशन में कक्षा स्तरीय दक्षता प्राप्त की हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्मदिन के पावन अवसर पर 25 सितंबर 2026 को हम इस योजना के अंतर्गत पात्र आय सीमा को बढ़ा करके 1,80,000 रुपये कर देंगे। माननीय अध्यक्ष, ये मेरा प्रस्ताव है और इसलिए इस बार मैंने इस योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। वरिष्ठ नागरिकों को घर पर आधारित देखभाल एवं मूलभूत चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए 1,000 वृद्ध देखभाल कर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिक कल्याण क्लब भी बनाए जाएंगे। नशे की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नशा मुक्ति के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली से एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा जो नशा प्रभावित व्यक्तियों को मुख्य धारा में पुनः एकीकृत करेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 14,905.24 करोड़ को 15.74% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 17,250.72 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास सरकार नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन को अपनी नीतियों का मूल आधार मानते हुए महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हुए सतत प्रयासों से आज जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़कर के 923 हो गया है। अब मैं इस महत्वपूर्ण विभाग के वर्ष 2026-27 के प्रस्तावों को लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और उनकी उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करने के लिए गुरुग्राम में एक नारी मंडपम स्थापित किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में अंबाला, यमुनानगर, रोहतक और गुरुग्राम में वात्सल्य भवन बनाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए मैं 5 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्क प्लेस सेफ्टी फंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही एक पोस्ट सेल और एक विशाखा पोर्टल बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त कार्यस्थलों के निर्माण हेतु महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी, जिससे सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं का महिला अनुकूल रेटिंग फ्रेमवर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 3,800 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा लगभग 2,000 शहरी क्षेत्रों में किराए के भवनों में चल रहे इन सभी सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 1,969.65 करोड़ रुपए को
91% से बढ़ा करके वर्ष 2026-27 में 2,263.29 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना एवं संपर्क मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ के दर्शन और प्रयागराज के महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया। वर्ष 2026-27 में तीर्थ यात्रियों को शिरडी, माता वैष्णो देवी और गुरुद्वारा श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर की यात्राएं शुरू करवाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा मीडिया पर्सनल वेलफेयर फंड एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत मीडिया कर्मियों को आपात स्थितियों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए किए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 421.51 करोड़ रुपए को 4.31% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में मैं 439.71 करोड़ रुपए करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कला एवं संस्कृति स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स सुपुआ रोहतक के सहयोग से प्रतिवर्ष हरियाणा फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय सिनेमा, स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं, छात्र रचनाकारों एवं डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं को एक नया मंच देगा। भारत की विविध संगीत एवं प्रदर्शन कला परंपराओं के उत्सव तथा हरियाणा की समृद्ध लोक धरोहर के प्रसार हेतु वर्ष 2026-27 में पहला राष्ट्रीय संगीत कला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। प्रवासी हरियाणवी समुदाय को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने और उनके अनुभव व निवेश को राज्य के विकास से जोड़ने के लिए मैं एक डायस्पोरा कल्चर कनेक्ट स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखता हूं। भारत सरकार द्वारा 2026-27 के बजट में राखी गढ़ी को एक आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट बताया गया है। इसे एक टूरिज्म डेस्टिनेशन में विकसित करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 75 करोड़ रुपए को 76% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 132 करोड़ रुपए करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खान एवं भू विज्ञान हमारे 7 जिलों में 42 खदानों में खनन कार्य किया जा रहा है, जिनसे वर्ष 2025-26 में अब तक 953 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2026-27 में पंचकुला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, अंबाला जिलों में 24 नई खदानें शुरू करने कर अतिरिक्त 600 करोड़ की राशि का मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य की सीमाओं पर अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण हेतु इंटर स्टेट ट्रांजिट पास प्रणाली लागू होने से अब तक 57 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस प्रणाली से अगले वर्ष 200 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 142.13 करोड़ रुपए को 15.50% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 164.16 करोड़ रुपए करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेश सहयोग विभाग वर्ष 2020 में गठित विभाग विदेशी निवेश आकर्षित करने, दूसरे देशों के साथ तालमेल बनाने तथा डंकी रूट जैसी समस्याओं के निवारण हेतु कार्य कर रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए इसके कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं। युवाओं को वैश्विक रोजगार अवसरों से जोड़ने हेतु HKRM के सहयोग से एक विदेशी भाषा प्रशिक्षण योजना लागू की जाएगी। इसमें 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को विदेशी भाषा प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। वैध रूप से विदेश में गए युवाओं की असमय मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याण कोष गठित किया जाएगा। युवाओं को विदेश में जाने से पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए
विशेष मंत्रालय के सहयोग से राज्य में प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। डंकी रूट की समस्या को खत्म करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 388 युवाओं को इजराइल व दुबई में रोजगार दिलवाए गए हैं। वर्ष 2026-27 में इसी उद्देश्य से ओमान, कुवैत, जर्मनी और स्पेन में रोजगार दिलवाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 6.23 करोड़ रुपए को 67.41% से बढ़ा करके वर्ष 26-27 में 10.43 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण हरियाणा के वीर सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों के साहस एवं सर्वोच्च बलिदान को सतत नमन करते हुए राज्य सरकार उनके सम्मान एवं कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त नगद राशि में वृद्धि की जाएगी तथा नए वीरता पुरस्कारों को भी राज्य अनुदान के दायरे में शामिल किया जाएगा। रक्षा बलों एवं केंद्रीय सशस्त्र बलों पुलिस बलों के उन कार्मिकों के परिवारों को जिनकी मृत्यु फिजिकल कैजुअलिटी के रूप में अधिसूचित की गई है, उन्हें 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने का भी मेरा प्रस्ताव है। पूर्व सैनिकों एवं पूर्व अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के पुनर्वास एवं आजीविका संवर्धन हेतु हरियाणा सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी ताकि उन्हें और भी सम्मानजनक रोजगार मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 112.09 करोड़ को 58.93% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 178.14 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिक संसाधन सूचना राज्य में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा डिजिटल शासन को सक्षम बनाने के उद्देश्य से मैं हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह सभी विभागों के लिए 24x7 थ्रेट इंटेलिजेंस घटना प्रतिक्रिया अनिवार्य सुरक्षा मानक तथा नियमित सुरक्षा परीक्षण सुनिश्चित करेगा। नागरिक केंद्र शासन को सशक्त बनाने हेतु एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा जो 70 से अधिक विभागों की 1000 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को एकीकृत कर वन स्टॉप हेल्पलाइन उपलब्ध कराएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र COES सह प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र स्टार्टअप और युवाओं को आधुनिक तकनीक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 132.11 करोड़ रुपए को 220.04% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 422.78 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी विभागों के प्रस्ताव सदन के समक्ष रख दिए हैं। मैंने देखा है कि सबका प्रयास के मंत्र में विकसित हरियाणा 2047 के संकल्प को पूरा करने में सरकारी कर्मचारी पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। पिछले बजट के प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन में इनकी अथक मेहनत साफ झलकती है। इसलिए कर्मचारी कल्याण के 3 प्रस्ताव रखना चाहूंगा। एक, विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो दीर्घकालिक क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित हैं और इस कारण से पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें स्वेच्छा से पदोन्नति त्यागने पर ACP के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा, कई बार कई तरह के कर्मचारियों को किसी योजना में राज्य केंद्र सरकार का योगदान या अनुदान मिलने में देरी या किसी और कारण से समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थितियों में त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु 100 करोड़ की प्रारंभिक राशि से एक विशेष सहायता कोष स्थापित करने का मैंने प्रस्ताव किया है। यह कोष ऐसे कर्मचारियों को समयबद्ध राहत सुनिश्चित करेगा। नंबर 3, कर्मचारियों और पेंशनधारियों के आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आय की वर्तमान सीमा 3500 रुपए प्रति माह को बढ़ाकर
9,000 प्रति माह करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। इससे कर्मचारियों और पेंशनधारी संघों की लंबे समय से चली आ रही मांग ये पूरी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष मैंने यह प्रस्ताव किया था कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जब भी HCW पोर्टल पर कोई निविदा लगाई जाएगी तो संबंधित ग्राम पंचायत को इसकी सूचना दी जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आज जितनी भी निविदाएं लगाई जाती हैं उनकी सूचना ग्राम पंचायतों को दी जा रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं सांसदों और विधायकों को भी HCW पोर्टल के माध्यम से इन निविदाओं की सूचना देने का प्रस्ताव रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं कि मेरा दूसरा बजट भाषण पूरे धैर्य से सुना है। पिछली बार की तरह मेरे सारे बजट प्रस्तावों के पीछे जो मेरी सोच रही है वह गुरु रविदास जी के इन शब्दों से माननीय अध्यक्ष जी प्रकाशित होती है। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक हरियाणवी परिवार को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं इन शब्दों के साथ मैं वित्त वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों को इस गरिमामयी सदन के विचार मंथन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट जो मैंने इस महान सदन के समक्ष रखा है केवल ये आंकड़ों का यह केवल माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट जो मैंने इस महान सदन के समक्ष रखा है केवल अंकों का विधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास और उत्तरदायित्व का ये संकल्प है। माननीय अध्यक्ष जी, कल से होली का पर्व आरंभ हो रहा है। रंगों का यह उत्सव हमें स्मरण कराता है कि विविधता में ही समरसता का सौंदर्य है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है, न को वैरी नहीं बिगाना, न को वैरी नहीं बगाना, सगल संग हम कऊ बनी आई। यही भावना हमारे शासन का भी मूल है। किसी से भेद नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, किसी से भेद नहीं, जो गुरु नानक देव जी की वाणी है, किसी से भेद नहीं, सबका साथ, किसी का प्रत्याग नहीं, सबका विश्वास। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयास है कि इस बजट का प्रत्येक प्रावधान समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और समृद्धि का रंग हर घर में दिखे। अंकों में बांधा है हमने, अंकों में बांधा है हमने विश्वास का विस्तार, अंकों में बांधा है हमने विश्वास का विस्तार। अब रंगों में दिखे प्रदेश का उज्जवल आकार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस बजट सत्र में जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को